हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, क्या चीज़ आपको डिस्कस करना है, वो सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको ध्यान से मेरी बातें सुननी है और स्टार्ट टू एंड आपको बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ें देखनी है और आपको बीच में स्किप नहीं करना है। ठीक है। आप अच्छे तरीके से सुनोगे तो आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। आप मेरी बातें सुनोगे तो आपको थॉट्स आएंगे, दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी और उसको आप अपना आराम से लिख पाओगे। तो आपको ठीक से समझना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है। देखो, हम बात कर रहे हैं क्या, गवर्नमेंट बजट की। तो गवर्नमेंट बजट की जो बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या है, बजट बनाती है। गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उसका मेन मकसद क्या होता है। गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाती है ताकि वो अपने कंट्री के वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, क्योंकि वो अपने कंट्री के वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। तो कंट्री के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोनॉमिकल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज हमें करनी है। ठीक है। तो हमें क्या है, इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोनॉमिकल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। अगर हमें अपने कंट्री के लोगों को मैक्सिमाइज करना है, वेलबींग बढ़ाना है, ठीक है, डेवलप करना है कंट्री को, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और वेलफेयर एक्टिविटीज़ बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सरकार को एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, एक पॉलिसी बनानी पड़ती है कि जो भी एक्सपेंडिचर हमें करना है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए। ठीक है। तो सरकार क्या करती है, सरकार का मेन सोर्स क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करना। तो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार जनरेट करती है। जैसे मान लो कि सरकारी बहुत सारी कंपनीज होती है, उनसे रेवेन्यू आता है। जैसे रेलवे है, रेलवे सरकार का है, उससे सरकार जो रेवेन्यू जनरेट करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्सेस लेती है। और जो नॉन टैक्सेबल लोग हो, जिनकी टैक्सेबल इनकम उतनी होती नहीं है कि वो टैक्स दे पाए, तो उनसे सरकार तो टैक्स लेती नहीं है। तो जो भी टैक्सेबल इनकम होती है इंटायर पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं टैक्स देने वाले, उनसे लेती है सरकार। और जो गरीब लोग होते हैं, जो अनकैपेबल होते हैं, अपनी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को ठीक नहीं कर पाते, है ना, तो उनके लिए सरकार एक मिनिमम जो नीड है वो पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। जैसे सरकारी अस्पताल बना दिया, सरकारी कॉलेजेस वगैरह बहुत सारे हो गए, सरकारी स्कूल कॉलेजेस हो गए और आपके सरकारी अस्पताल वगैरह हो गए। ठीक है। और पब्लिक वेलफेयर के जितने भी सारे काम होते हैं वो सरकार करती है। जैसे अभी मोदी जी ने, वो प्रधानमंत्री जी ने, वो क्या नाम है उसका, उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया। एलपीजी कलेक्शन हर घर घर में, गांव गांव में, क्योंकि लोग, जो औरतें होती थी गांव की, वो लकड़ियों के पे खाना बनाती थी, लकड़ियों के चूल्हे पे, तो उससे जो धुआं निकलता था वो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता था। ठीक है। आंखों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता था। तो सरकार ने इस तरह से स्टार्ट किया, पोल्यूशन ही बढ़ता है। ठीक है। तो बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जो सरकार करना चाहती है। उसके लिए उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए होते हैं। तो सरकार क्या करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू सरकार रिसीव करती है। ठीक है। तो रिसिप्ट देती है, कितने रिसिप्ट हमारे पास आने चाहिए, वो सरकार उसके लिए बजट बनाती है। एक एस्टिमेशन होती है कि क्या रिसिप्ट हमारे आने चाहिए और क्या कितने आने चाहिए और कितना हमें एक्सपेंडिचर करना है। तो इसीलिए सरकार बजट बनाती है। तो बजट बनाने के लिए क्या करना होता है, देखो, बजट है क्या, बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। ठीक है। जिसमें हम आइटम वाइज एस्टिमेशन करते हैं कि कितना रिसिप्ट और कितना एक्सपेंडिचर हमें आना चाहिए एक फिस्कल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। तो अब इसमें है क्या, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। ये तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वही होता है इसमें भी, बट गवर्नमेंट के लिए वो फिस्कल ईयर कहा जाता है। ठीक है। तो बजट जो सरकार बनाती है वो हर लेवल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, लोकल गवर्नमेंट पे, बट हमें सिर्फ सेंट्रल बेस पे ही करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे ही करना है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे जो बजट बनती है उसको बोलते हैं यूनियन बजट। ठीक है। ये कब बनती है, हर साल 1 फरवरी को, है ना,
बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में वो बजट पेश होता है, प्रस्तुत होता है, यानी प्रेजेंट होता है। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। वो जैसे आज 1 फरवरी है, तो आज के दिन जो है वो बजट पेश होगा, ठीक है। 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम अनाउंस होगा उस टाइम पे बजट होता है, ठीक है। तो 10 बजे होता है, 11 बजे होता है, तो आज बजट हमारा प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। तो बजट प्रेजेंट हो जाएगा। बजट में क्या क्या चीज़ होगी, कितना सरकार ये बताती है कि प्लान बनाती है कि हम हमारा इतना कम से कम हमारा रिसीप्ट का टारगेट है और इतने हमारे एक्सपेंडिचर के टारगेट्स हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जितने सारे मेंबर्स होते हैं उनसे भी हमें अप्रूव करना पड़ता है, उनको सबको बताना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो ट्राई करती है कि जो भी बजट बनाया है वो आसानी से पास हो जाए, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि पार्लियामेंट में वो चीज़ चली गई, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी डायरेक्ट करते हैं कि हाँ चलो आपको आप क्या बना रहे हो, आप हमें दिखाओ समझाओ, ठीक है। तो इस तरीके से बजट वहाँ पे प्रेजेंट होता है और जब वो पास हो जाएगा तभी जाके वो इम्प्लीमेंट होता है कि हमें काम क्या करना है एक्चुअली। तो अब देखो बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार बजट क्यों बनाती है? सरकार के बजट बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, समझने हैं। पहली ऑब्जेक्टिव है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, यहाँ देख रहे हो, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या होता है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमें क्या देखना है? देखो इसमें क्या होता है कि सरकार का जो एम होता है वो रीअलोकेशन जो करती है वो किस लिए करती है? ताकि वो इकोनॉमिकल और सोशल प्रायोरिटी को देख सके, है ना। जो प्रायोरिटीज होती हैं, सरकार की प्रायोरिटी क्या होती है? इकोनॉमिकल प्रायोरिटी होती है और सोशल प्रायोरिटी होती है। इकोनॉमिकल प्रायोरिटी में हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल प्रायोरिटी में हो गया पब्लिक वेलफेयर। इसी के लिए, इसी को मेंटेन करने के लिए सरकार बजट बनाती है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, जितना लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, जितना प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, उतना ज़्यादा मार्केट में जो है ना वो डिमांड और सप्लाई की जो गैप है वो ठीक होगी, ठीक है। अगर मान लो महंगाई बहुत ज़्यादा है यानी सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, सरकार क्या करेगी? इनकरेज करेगी प्रोड्यूसर्स को कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो, तो उनको टैक्सेस वगैरह डिबेट कर देती है। देखो तो होता क्या है कि जो रीअलोकेशन होती है सरकार की, तो उसमें सरकार कैसे अलोकेशन को इन्फ्लुएंस करती है? पहला, टैक्स कंसेशन देके और सब्सिडी देके। सरकार क्या करती है कि सरकार टैक्स में रिबेट देती है ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, और सब्सिडीज़ उनको देती है ताकि वो उनको प्रोडक्शन में इंकरेजमेंट हो सके, वो इंकरेज कर सके कि चलो भाई चलो सरकार ने छूट दी है तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ठीक है। ताकि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ठीक है। लेकिन सरकार जो है ना वो ऐसी चीज़ हैं जो नुकसानदायक हैं, जैसे लीकर हो गया, शराब जिसको बोलते हैं, सिगरेट हो गया, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, हैवी टैक्स लगाती है, क्योंकि ये हार्मफुल कंजम्पशन आइटम्स होते हैं। तो जितने भी हार्मफुल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स होते हैं, उस पर सरकार टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाती है, ठीक है। और जितने भी लोग शराब या सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो हर में लिखा होता है, एक नीचे में लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या जो भी तंबाकू अगर लोग यूज़ करते हैं या सिगरेट पीते हैं तो उसमें वो ऐड में लिखा रहता है वो उसके रैपर पे कि इससे पीने से कैंसर होता है या फलाना ढिकाना जो भी ये बीमारियाँ होती हैं, तो वो सब बताते हैं, लिखा होता है। तो सरकार का ये मकसद है कि सबको अवेयर करना। लोग नहीं जागे तो हम क्या कर सकते हैं? अब जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको कौन समझाएगा, ठीक है। अब जिन उनको लत लग गई है, पता नहीं क्यों लत लग गई है, किसने लगा दी लत? शराब और सिगरेट जो है वो पीने के आदी हो जाते हैं, मतलब उनको ऐसा होता है कि उसके बिना वो रह नहीं पाते, एडिक्शन हो जाती है, ठीक है। देखो हमें क्या ना, हमें हमारे माइंड को इतना मजबूत करना चाहिए कि हमें किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने आप से इतना प्यार करो, अपने आप को इतना पसंद करो, कोई कुछ भी बोले कि आप कैसे हो, वैसे हो, जो भी है, काला गोरा नाटा लंबा, कुछ भी हो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि जैसे मैं अब ट्रैक से थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ
कि आपको मेन फोकस क्या करना है, अपने माइंड पे करना है। सरकार भी क्या सोचती है, सरकार सोचती है चलो भाई अगर लोग नहीं मान रहे तो थोड़ा रेट बढ़ा देते हैं, तो सरकार टैक्सेस बढ़ाती है, टैक्सेस बढ़ाती है तो उसके प्राइजेस बहुत हाई हो जाते हैं, फिर भी लोग लेते हैं। ठीक है, तो वो उनकी मर्जी है। जिनको ज़्यादा जिंदा रहना है तो वो योगा मेडिटेशन वगैरह पे ध्यान देंगे और अच्छी चीज़ें खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाओ। वो भी नहीं तो चलो चने और मूंग फुला दो, सुबह सुबह उसको वो कर दो, आप पानी में रात में डाल दो, सुबह सुबह खा लो गुड़ के साथ, तो ताकत देगी। ठीक है, तो आप शरीर पे, अपने शरीर से प्यार करते हो तो आप शरीर को आप नुकसान नहीं होने देना चाहोगे। ठीक है, तो सरकार का भी यही मकसद होता है, सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ रहें, जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना देश में काम ज़्यादा होगा, तो लोग अच्छा काम कर पाएंगे, मन लगे काम कर पाएंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। तो ये होता है। और सरकार क्या करती है, जो खादी के प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको वो उस पर सब्सिडी देते हैं कि सरकार के खादी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर क्या होता है कि सरकार चाहती है कि वो ज़्यादा इनकरेज हो, क्योंकि वो देसी चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए सरकार ऐसे करती है। फिर दूसरी बात होती है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जो प्राइवेट फर्म्स उसको प्रोड्यूस करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता, मतलब बहुत कम मार्जिन उनको मिलती है, इसलिए वो करना नहीं चाहते। तो सरकार क्या करती है कि उस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को सरकार ही खुद टैकल करती है, उसी को प्रोड्यूस करती है। तो क्या क्या चीज़ होगी ऐसे गुड्स जो पब्लिक गुड्स मानी जाती है, जिनको सरकार ऑपरेट करती है, जैसे हो गया वाटर सप्लाई, सैनिटेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं पब्लिक गुड्स के अंदर, जो नॉर्मल जो कोई कंपनी नहीं इस्टेब्लिश करना नहीं चाहेगी ये चीज़। ठीक है, कि उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, तो जो भी गुड्स सरकार पब्लिक के लिए बनाती है वो पब्लिक गुड्स है। ठीक है, मतलब क्या है कि पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन रिवेरियस होते हैं। मतलब नॉन रिवेरियस का मतलब क्या हुआ कि ये किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे पार्क है तो पार्क में क्या है, पब्लिक के लिए है, सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं, है ना। फिर पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, यानी किसी बंदे को एक्सक्लूड नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे किसी को, चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, मजहब के हो या किसी भी कास्ट के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी सरकार गुड्स बना रही है, पब्लिक गुड्स बना रही है, वो सबके लिए है। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, हाईवेज बना रहे हैं, और उसके बाद फिर ये आपको क्या नाम है, जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं गुड्स वगैरह, जैसे सप्लाई की चीज़ें होती हैं, मान लो पार्क बना दिया तो एक बड़ा सा पार्क सरकार ने बना दिया तो सभी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ की। ठीक है, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम वेल्थ को भी सरकार कम करना चाहती है, तो उसके लिए क्या करेगी सरकार का मेन एम क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है ना वो ऐसी हो कि जितने भी रिच लोग हैं उनसे टैक्सेस ज़्यादा सरकार ले, और जो गरीब लोग होते हैं या जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा सरकार स्पेंड करना चाहती है। तो स्पेंडिंग उन पे ज़्यादा करे और रिच लोगों से ज़्यादा टैक्सेस ले और स्पेंडिंग पुअर लोगों पे करे। ठीक है, यानी उन पे खर्च करे, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूलें खोल दी, अस्पताल खोल दिए, बहुत सारे सरकारी और कॉलेजेस खोल दिए। ठीक है, और जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ही सस्ते दाम पे अनाज की अरेंजमेंट हो गई, जैसे बीपीएल कार्ड नहीं होता उस तरह का। फिर एलपीजी सिलेंडर वगैरह दी गई थी, सरकार ने दी थी, जो गांव की औरतें वगैरह होती हैं उनके लिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था आपको। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। मार्केट में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। हमारी कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार मंदी हो जाती है। तो महंगाई होने से क्या होता है, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं और सामान की रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो सरकार क्या करती है, डिमांड को कम करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए सरकार टैक्सेस वगैरह ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, और ताकि लोग को टैक्स का बर्डन हो तो वो कम खर्च कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से सेफ्टी करती है। मान लो मंदी आ गई यानी कि लोग कम खरीद रहे हैं, खरीदने की क्षमता कम हो गई लोगों की, तो सरकार टैक्स में लिबरेसी दे देगी, है ना, सब्सिडीज दे रही है, ताकि आपको डिमांड आप कर सको चीज़ों की। ठीक है, तो इस तरह से सरकार मैनेज करती है। तीसरी बात है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस।
ठीक है। तो पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना भी इनका काम होता है। जितने सारे पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं, जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकार के, वो सारा उसके मैनेजमेंट को सरकार ही टैकल करती है। तो उसके लिए भी सरकार को फंड की जरूरत पड़ती है और एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंप्रूव करेगी सरकार? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है, रियल जीडीपी, वो अगर बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जीडीपी बढ़ाने के लिए हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है, जब आप आगे टॉपिक जो रियल जीडीपी का आएगा तब, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ सरकार करती है उसके लिए दो पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है या अदर इंसेंटिव्स देती है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्टिव वेंचर्स को या ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, तो उससे क्या होता है कि उनकी वो ज़्यादा सेविंग कर पाते हैं, ज़्यादा टैक्स नहीं लगता तो वो सेविंग कर पाते हैं, या फिर वो री इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर टैक्सेस नहीं देने पड़ते, कम देने पड़ते हैं, तो उनको वो इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और सेविंग पे। फिर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इनहैंस द प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार जो खर्च करती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह में हेल्प मिलता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो गई, तो वे ऑफ जो एक्टिविटीज़ होती है, जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी अच्छी हो रही है, तो कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बिजनेस अच्छे तरीके से रन कर पाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सरकार करती है। उसके बाद देखो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी को भी सरकार कम करना चाहती है। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब मान लो कि एक एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। जैसे मान लो कि नोएडा बहुत डेवलप्ड है और हापुड़ जिला है या कोई भी और बुलंदशहर है या कोई और भी जो ज़िले हैं उतना डेवलप नहीं है। तो सरकार क्या करती है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह कहती है कि आप अगर बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप इन शहरों में कीजिए, इन डिस्ट्रिक्ट्स में कीजिए जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। हम आपको लैंड्स सस्ते दाम पे देंगे, आपको सब्सिडीज़ देंगे, आपको हम टैक्स में रिबेट करेंगे। तो इस तरीके से सरकार उनको इंकरेज करती है ताकि उधर भी डेवलपमेंट हो जहाँ पे जो एरिया डेवलप नहीं है ज़्यादा। तो यही रीजनल डिस्पैरिटी को भी सरकार ख़त्म करना चाहती है। तो उसके लिए भी सरकार बजट बनाती है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही, खर्चा लगेगा, सरकार को एक्सपेंडिचर लगने पड़ते हैं। अब बात करते हैं बजट के कंपोनेंट्स की। तो बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बजट दो तरह के होते हैं, एक रिसीट बजट और एक पेमेंट बजट, ठीक है। तो रिसीट बजट जो आपका होता है वो क्या होता है? बजट रिसीट बोलते हैं, आप रिसीट बजट बोलो, एक ही बात है। तो बजट रिसीट बनता है और एक बजट एक्सपेंडिचर बनता है। तो बजट रिसीट हो या बजट पेमेंट हो, तो ये दो तरह की होती हैं, एक रेवेन्यू नेचर की होती है और एक कैपिटल नेचर की होती है। रेवेन्यू नेचर के बजट रिसिप्ट होते हैं और बजट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वैसे रिसिप्ट्स होते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर के होते हैं, ठीक है। तो साल भर के अंदर सारी सेटलमेंट जिसकी होती है वो रेवेन्यू आइटम्स हो गए। तो रेवेन्यू रिसीट मतलब सरकार को टैक्स के थ्रू कितना मिल रहा है विद इन 1 ईयर, साल भर के अंदर जो चीज़ें सरकार को रिसीव हो रही हैं, तो वो हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट। और साल भर के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर्स करने हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है। तो रेवेन्यू के जो भी काम करते हैं, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें या रेवेन्यू हम रिसीट की बात करें, तो वहाँ पे ना बिना किसी लायबिलिटी को क्रिएट किए, है ना, हम रिसीव कर रहे हैं, पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो बिना किसी लायबिलिटी को क्रिएट किए, यानी कि कोई लोन बिना लिए पैसे हमारे पास आ रहे हैं, या बिना कोई एसेट बेचे हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो वो हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। और अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट की बात पहले करी है, तो चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू बजट में
रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होती है। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है। तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे बजट रिसीप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट की बात करेंगे। तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, जहाँ पे टैक्स से कलेक्शन होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास आती है, वो आ जाएगी। और कैपिटल रिसीप्ट में बोरोइंग आ गया हमारा, रिकवरी ऑफ लोन या अदर रिसीप्ट होती हैं। जैसे टैक्स रिबेट हुआ, टैक्स के कलेक्शन हुआ हमारा, टैक्स के थ्रू सरकार ने पैसे कमाए, या जितने सारे ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो है सरकार के अंदर में, तो उनसे पैसे आते हैं। जैसे मान लो कि आप लाइसेंस बनाने जाते हो तो लाइसेंस की फीस देते हो, या मान लो कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसकी टैक्सेस पे करते हो, सरकार के पास जाता है। तो ये उनके रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं रिसीव करने के। कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, सरकार ने लोन ले लिया, मान लो किसी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया सरकार ने, तो हो गया हमारा बोरिंग जो करी उन्होंने, तो वो कैपिटल रिसीप्ट माना जाएगा। और कोई लोन हमने अगर दिया किसी को, जैसे नेपाल को दिया, बांग्लादेश को लोन दिया, तो उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारा, और जो वो रिपेमेंट कर रहे हैं वो हमारा रिकवरी ऑफ लोन हो जाएगा। तो वो आपकी रिसीप्ट हो गई। ठीक है, तो आप लोन लोगे या किसी को आपने लोन दिया, उससे पैसे वापस मिल गए, तो आपके पास रिसीप्ट आ रहे हैं, तो ये हमारे कैपिटल रिसीप्ट हो गए, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का हो गया। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट की। तो रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या होता है, हम जहां भी रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करेंगे तो नाइदर क्रिएट लायबिलिटी की बात करेंगे और नॉर रिड्यूस एसेट की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मतलब कि बिना किसी लायबिलिटी को क्रिएट किए या बिना किसी एसेट को खरीदे, अगर बेचे, बिना किसी लायबिलिटी को क्रिएट किए, यानी कि कोई आपने लोन लिया नहीं है ना, जो पैसे आ रहे हैं, यानी वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगी। यानी बिना किसी लायबिलिटी को क्रिएट किए, यानी कोई लोन लिए, पैसे आ रहे हैं, तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गए। इसीलिए इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है। तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। क्या करना है, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। ये हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब हम बात करते हैं कि देखो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, अब उसके बाद आगे होगा कैपिटल रिसीप्ट। बट मैं आपको अभी समझा दूं, कैपिटल रिसीप्ट में क्या होगा। कैपिटल रिसीप्ट में क्या होता है कि वहां पे जहां पे कैपिटल रिसीप्ट की बात होगी, वहां पे आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट कर दो। यहाँ पे नाइदर नॉर को चेंज करके आइदर ऑल करो। जहां पे रेवेन्यू की बात होगी तो नाइदर नॉर लगेगा, जब कैपिटल की बात होगी तो आइदर ऑल लगेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, रिसीप्ट की बात कर रहे हैं तो क्रिएट लायबिलिटी की बात करेंगे और रिड्यूस एसेट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर हम इसके कंपोनेंट्स करेंगे। तो कैपिटल रिसीप्ट क्या, देखो कैपिटल रिसीप्ट रेफर्स टू दोज रिसीप्ट व्हिच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, है ना। क्या लिखा हुआ कैपिटल रिसीप्ट में, क्या हुआ, आइदर और लिखा हुआ है, वहां पे क्या था, नाइदर नॉर था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से रखना है, दिमाग में सेट करके, तो सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो, अब जो ये है रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया और कैपिटल रिसीप्ट हो गया। उसके बाद हम बजट की बात करेंगे, बजट एक्सपेंडिचर की। तो बजट एक्सपेंडिचर में इसी को आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा तो क्या होगा, तो जैसे यहाँ बना हुआ ना ये वाला, देखो है ना ये, तो यहाँ पे रेवेन्यू आप एक्सपेंडिचर कर दोगे, उसमें नाइदर क्रिएट एसेट कर दोगे, क्या हो जाएगा ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। उल्टी कर देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे सब कुछ। ठीक है, उल्टी मतलब ये उल्टी वोमिटिंग मत कर देना। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होगा कि ना लायबिलिटी क्रिएट होती है ना एसेट रिड्यूस होती है। ठीक है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट में। लेकिन अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो क्या बोलेंगे कि ना एसेट क्रिएट होती है, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, तो ये फंडा है, ये इससे हमारा बजट का सारा काम हो जाता है, सारी डेफिनेशन आप क्लियर कर लेते हो। ठीक है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, आइदर और लगा देंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, क्रिएट एसेट की बात करते हैं और रिड्यूस लायबिलिटी की बात करते हैं। लेकिन रिसीट में क्या करते हैं, क्रिएट लायबिलिटी
और रिड्यूस एसेट्स। मैंने एक शीट बनाई हुई है एक्सेल, ये आप देख लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने एक थोड़ा सा फंडा टाइप को बताया हुआ है ताकि आपको ये इजी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे रिसिप्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, रिसिप्ट में ये देखना है कि वेदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, और एक्सपेंडिचर में वेदर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी, ये देखना है। तो जब रेवेन्यू रिसीट की बात करेंगे तो नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, है ना, देखो यहाँ ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। तो उल्टा हो गया ना, यहाँ पे क्रिएट लायबिलिटी था, यहाँ पे क्रिएट एसेट हो गया, और रिड्यूस एसेट था यहाँ पे, अब यहाँ रिड्यूस लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर में ये लायबिलिटी के बदले में एसेट हो जाता है, एसेट के बदले लायबिलिटी हो जाती है, बस ये ध्यान रखना है। लेकिन नाइदर नॉर लगेगा दोनों में। ठीक है, और कैपिटल में आइदर और लगेगा। तो कैपिटल शीट में लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और एसेट रिड्यूस हो रहा है, और एक्सपेंडिचर में क्रिएट एसेट हो रहा है और रिड्यूस लायबिलिटीज हो रही है। ठीक है, तो ये आप समझ जाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो रिसीट में क्या हो जाएगा, वेदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, और एक्सपेंडिचर में वेदर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटीज। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाता है। अब देखो, तो फिर हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे बात करते हैं अब जो रेवेन्यू रिसीप्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो दो तरह के रेवेन्यू रिसीप्ट होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू हो गया, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो देखो टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है। टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या होता है, इसमें जितने भी रिसीप्ट हमारे आते हैं टैक्सेस से, वो देखते हैं टैक्सेस से क्या रिसीप्ट आ रहे हैं हमारे, ड्यूटीज़ वगैरह जो भी इम्पोज करती है सरकार, जो इम्पोज करती है ना, तो उससे क्या क्या हमें रेवेन्यू रिसीप्ट हो रही है। ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ये लगाती है सरकार। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें लगती हैं। तो उससे आपको, जैसे आप कहीं से कोई सामान, आप किसी कंट्री से आप मंगवा रहे हो या किसी कंट्री से सामान आप भेज रहे हो वहाँ पे, तो वो वहाँ पे ड्यूटीज़ लगती हैं, तो वो ड्यूटीज़ आपको पे करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो सरकार की रेवेन्यू होती है, तो टैक्स रेवेन्यू होती है। तो टैक्स जो है ना वो क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट होती है जो आपको पेमेंट करनी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो टैक्स रिसीप्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल, लोगों के कॉमन बेनिफिट के लिए वो करती है। तो टैक्स पेयर जो है ना कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द टैक्स अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर हिज डायरेक्ट बेनिफिट, यानी टैक्स पेयर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आपने टैक्स पे किया तो सरकार उसको डायरेक्ट आपको बेनिफिट देगी, आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट सरकार देती है। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो सरकार के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ना सरकार की। टैक्स रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो हमारे वैसे टैक्स होते हैं जो इम्पोज किए जाते हैं किसी प्रॉपर्टी पे या इनकम पे, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम या उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, तो या किसी कंपनी की प्रॉपर्टी होती है या उसकी इनकम जो होती है उस पर लगता है टैक्स। ठीक है, तो ये जो टैक्स जिस बंदे पे लगता है वो बंदा किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं करेगा, वो टैक्स उसे ही पे करना पड़ जाएगा। तो ये जो टैक्स होता है वो इम्पोज की जाती है, इम्पोज मतलब लगाना, टैक्स इम्पोज की जाती है इंडिविजुअल पे या कंपनीज पे। ठीक है, एंड देयर मॉनेटरी बर्डन इज बॉर्न बाय दोज ऑन होम दे आर लेविड, यानी जो भी बंदे पे टैक्स लगाया गया उसी को ही पे करना पड़ता है। और लायबिलिटी जो होती है टैक्स की वो इम्पैक्ट करती है एक्चुअल बर्डन को, यानी जो बंदा जो एक्चुअली जिस बंदे को टैक्स लगा है उसी को पे करना है, वो किसी को दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकता, भाई मेरे बदले तुम टैक्स पे कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जैसे क्या होता है, दे डायरेक्टली अफेक्ट द इनकम लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, यानी अगर इनकम टैक्स लग रहा है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, और आपकी इनकम लेवल पे असर पड़ता है। तो सरकार ज़्यादातर ऐसा इसलिए करती है, अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाती है तो सरकार चाहती है इनकी डिमांड को डिस्करेज करें, इसके लिए सरकार टैक्सेस ज़्यादा लगाती है ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके। लोग डिमांड थोड़ी कम करेंगे तो थोड़ी महंगाई पे कंट्रोल होगा, क्योंकि डिमांड, एक्सेसिव डिमांड जो है उसको सरकार बैलेंस करना चाहती है। ठीक है, इसलिए सरकार टैक्सेस ज़्यादा लगाती है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वैसे टैक्स होते हैं जो किसी भी अदर पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं, है
ना, अनदर पर्सन पे या एंटिटी पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे सेलर ने कोई सामान प्रोड्यूस किया तो सरकार कह रही है कि आप जो भी सामान प्रोड्यूस करें उस पर टैक्स लगेगा, तो सेलर क्या करता है, टैक्स हमसे लेता है। जैसे आप पिज्ज़ा खरीदने जा रहे हो, तो पिज्ज़ा खरीदने जा रहे हो, 500 रुपये का पिज्ज़ा हुआ तो 12% टैक्स लगा, मान लेते 12%, या चलो 18% लगा, तो 90 रुपये हुए, तो 590 रुपये आपको पे करने पड़ रहे हैं। तो 90 रुपये जो आप पे कर रहे हो वो आप पे तो सेलर को कर रहे हो, है ना, बट वही जो सेलर टैक्स आपसे लेकर और जाके वो सरकार को पेमेंट कर देता है। तो उसके पूरे के पूरे 500 उसके पास आ गए, और टैक्सेस जो है वो सरकार पब्लिक से लेता है। ठीक है, जितने भी टैक्सेस होते हैं, जीएसटी वगैरह के टैक्सेस होते हैं, वो सारे जो परचेजर होता है उसी को बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात होती है। और इसको क्या होता है, सेलर यहाँ पे अपने टैक्स के बर्डन को शिफ्ट करता है किस पे, कंज्यूमर पे यानी परचेजर पे करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आपका इसके अंदर आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो टैक्स क्या होता है, हाउ टू क्लासीफाई अ टैक्स एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आपको क्लासीफाई कैसे करना चाहिए कि टैक्स डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स तब होता है जब उसका बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होती है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो उसी सेम पर्सन पे पड़ता है जिस पर टैक्स लेविड हो रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हो गया, अगर इसके बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जीएसटी होती है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होती है जिसका इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है, जो बायर्स होते हैं उन पे पड़ता है। जो भी सामान खरीदेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो सेलर है वो टैक्स एक्चुअली उसी पे लगता है, सेलर पे ही सरकार कहती है कि आप जितना सामान बेचोगे आपको टैक्स लेंगे। तो सरकार जितना सामान, जैसे वो बंदा जितना सामान बना रहा है, जो सेलर बना रहा है, जो प्रोड्यूसर बना रहे होते हैं, तो सरकार से जो टैक्स, जो सरकार बोलती है कि आप पे टैक्स लगाएंगे पर आइटम पे, वो टैक्सेस वो पब्लिक से वसूल करती है। तो पब्लिक से प्राइस बढ़ा के लेती है ना, वो कंपनीज वगैरह जो होती है। जैसे पिज्ज़ा आपको मैंने एग्जांपल दिया कि 500 का पिज्ज़ा था, 590 रुपया आपसे चार्ज कर रही है, क्योंकि सरकार ने बोला कि आप 500 रुपये का पिज्ज़ा आपने रखा है तो आपका हम 18% जीएसटी काटेंगे पर आइटम पे। तो वो क्या करती है कंपनीज, वो हमसे टैक्सेस लेती है पब्लिक से। ठीक है, ये होता है। अब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंडिविजुअल या कंपनी में लगती है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो गुड्स एंड सर्विस पे लगती है। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। तीसरी बात है कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट होता है क्योंकि वो हर एक आइटम पे लगता है, और डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो इनकम पे होती है। जितनी इनकम ज़्यादा जनरेट होगी तो उतनी ज़्यादा टैक्स लगेंगे। अगर आप एक सिंपल से मान लो कि एम्प्लॉय हो जहाँ पे, या आपको बिजनेस कर रहे हो, आपकी सैलरी या आपकी जो इनकम है वो कम है, मान लो अभी आप 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा लेते हो, कल के दिन आप 50 लाख रुपए महीने का कमाओगे या 1 करोड़ महीने का कमाओगे, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और भगवान करे आप सभी बहुत पैसा कमाओ, जितने भी लोग हो, आप सभी की किस्मत अच्छी चमके, खूब अच्छे से मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली आपकी किस्मत चमकेगी और बहुत पैसा कमा पाओगे। ठीक है, बस आपको पढ़ाई अच्छी करनी है। अब देखो क्या है कि जो कैटेगरीज होती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है, तो वो आपको देखना है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स होता है, हाँ, जिसका इम्पैक्ट जो है सेम पर्सन में पड़ता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया। कैपिटल गेन टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया, जो एक इंडिविजुअल पर्सन पे पड़ती है। तो आपसे पूछते हैं कि एग्जांपल दे देंगे, आप बोलेंगे भाई ये बताओ कि कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको बताना है। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, वो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की, जो ऑल अदर सोर्सेज से सरकार रिसीव करती है, मतलब टैक्स के अलावा। जैसे इंटरेस्ट हो गया, तो सरकार ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, है ना, मतलब सरकार ने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को या प्राइवेट एंटरप्राइजेस को या जनरल पब्लिक को दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट जो रिसीव कर रही है सरकार, तो वो उनके लिए रिसिप्ट हो गया। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। फिर प्रॉफिट एंड डिविडेंड होती है, जैसे जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करती है थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, LIC हो गया, भेल हो गया, इन सब की जो प्रॉफिट होती है उसकी जो डिविडेंड है वो सरकार कलेक्ट करती है ना, प्रॉफिट एंड डिविडेंड लेती है। जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है तो उससे सरकार डिविडेंड और रेवेन्यू
जनरेट करती है, लेती है मतलब, ठीक है। अब बात करते हैं फीस। जैसे आप डीएल बनवा रहे हो या कोई भी काम करवा रहे हो सरकार के थ्रू, तो आपको उसकी फीस पे करनी पड़ती है, तो वो फीस हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इंपोर्ट फीस, ये सब सारे हो गए, ठीक है। ये फीस यहाँ हो गया। और मैं जो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा था वो उसमें लाइसेंस फ्री में आ जाएगा। किसी की लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस फीस कोई पे कर रहे हो तो वो आपका नॉर्मल फीस हो गया। कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इंपोर्ट फीस वगैरह। जैसे आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए फीस लगेगी, तो सरकार का पे करोगे। लाइसेंस फी हो गया। आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए तो परमिशन सरकार देती है, लाइसेंस देती है। जैसे आप गाड़ी चलाना चाह रहे हो तो आपने सीखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन आपको लाइसेंस होना चाहिए। या कोई आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आपको उसको लाइसेंस चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाइसेंस फीस सरकार लेती है हमसे और वो उनके लिए एक रेवेन्यू जनरेट करती है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, तो जैसे कोई रेड लाइट जंप कर गया तो उसकी जो पेनल्टी लग रही है ना, वो जो है सरकार के पास जाती है और सरकार के लिए वो रेवेन्यू है। तो आप गलतियां करते जाओ और सरकार आपसे वो पेनल्टी वसूल करती जाएगी, ठीक है। गलती नहीं करोगे तो सरकार पेनल्टी नहीं ले पाएगी, ठीक है। तो आप गलती ना करो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सरकार के पास और बहुत सारे रास्ते हैं। सरकार तो जानबूझ के पेनल्टी लगाती है कि लोग सुधर जाएं, बट जो सुधरना नहीं चाहते उनकी बात क्या कर सकते हैं, वो तो सुधरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए वो सुधरने वाले नहीं हैं। तो उसमें सरकार क्या करेगी, इसलिए सरकार उस पर लगाती है, पेनल्टी लगाती है, तो वो उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। तो इतने मूर्ख लोग इंसान है दुनिया में कि इतनी जगह ठोक ठाक देते हैं गाड़ी को, ठीक है। गाड़ियाँ जा रही है, इतनी हड़बड़ी होती है, लगता है पता नहीं कहाँ जाना है, लगता है आज नहीं पहुँचेंगे तो भी ज़िंदगी में कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तेज़ चलाते हैं गाड़ी, बहुत रफ चलाते हैं। और बहुत सारे जो लड़के वगैरह होते हैं वो जहाँ देखें 2-4 लड़कियाँ जल रही हैं वहाँ पे बहुत तेज़ घुमाएंगे, ठीक है। उसी में हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर लड़कियाँ हंस देंगी, मज़ा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि फाइन्स और पेनल्टी वगैरह लगती है, ठीक है। तो वो आपको देखना होता है कि क्या क्या चीज़ पे फाइन और पेनल्टी लग रही है, आप उसको अवेयर होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर एक स्ट्रीट्स होती है। स्ट्रीट्स क्या होती है? इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट हैविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और अ विल। यानी स्ट्रीट का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसने कोई अपना लीगल कोई बंदा रखा नहीं है कि भाई उसके मरने के बाद उसका वारिस कौन होगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी वो छोड़ के गया नहीं है, कोई विल इसने तैयार नहीं करी है। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है उस बंदे की वो सरकार कैप्चर कर लेती है, ठीक है। तो ये स्टेट भी एक इनकम का जरिया है, ठीक है। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, तो गिफ्ट एंड ग्रांट्स होते हैं जैसे मान लो कि सरकार को गिफ्ट मिलते हैं, मान लो विदेशी कंट्रीज वगैरह होती हैं उनसे कोई गिफ्ट मिलते हैं या कोई ग्रांट्स मिलती है सरकार को फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो सरकार की रेवेन्यू होता है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे नेशनल क्राइसिस हो गया, वॉर हो गया या फ्लड हो गया, तो जितनी सारी जो कंट्रीज होती है और वो क्या करती हैं कि गिफ्ट एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं फॉरफिटेड की। किसी को हम मतलब कि किसी की चीज़ों को हमने जब्त कर लिया, जैसे सरकार ने जब्त कर लिया, जैसे विजय माल्या या नीरव मोदी है वो भाग गए, जब भाग गए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सरकार ने जब्त कर ली, तो सरकार की वो रेवेन्यू जनरेट हो गई उससे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होती हैं सरकार जिसको जब्त करती है वो उसके लिए रेवेन्यू होता है सरकार के लिए। फिर स्पेशल असेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें स्पेशल असेसमेंट क्या होता है कि इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ऑनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज बीन एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि ऑनर, जो भी ऑनर है, कोई मालिक है किसी जगह का, ठीक है, तो सरकार ने वहाँ पे कोई काम कर दिया तो उस जगह की वैल्यू बढ़ गई, तो सरकार क्या करती है स्पेशल असेसमेंट के लिए चार्ज करती है ना। जैसे इफ वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी नियर अ मेट्रो स्टेशन हैज इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज, देन अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम द ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। तो सरकार क्या करती है कि बोलती है भाई चलो तो आपका जहाँ जमीन था वहाँ पे हमने तो देखो आपके एरिया कितना बिल्कुल सिंपल से थे, साधारण से थे, वहाँ पे हमने क्या डेवलपमेंट कर दी,
मेट्रो खोल दिया, अब देखो आपको उसके उसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, तो आपको वो स्पेशल असेसमेंट के थ्रू सरकार उनसे चार्जेस लेती है, वसूल करती है, एक्सपेंडिचर जो उनका होता है तो वो इनसे भी जो भी प्रॉपर्टी के ऑनर वगैरह होते हैं उनसे वो वसूल करती है। ठीक है, कैपिटल रिसीव समझा दिया है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने डेफिनेशन समझा दी थी। कैपिटल रिसीव में आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट था, वो तो हो ही गया। ठीक है, अब इसमें कैपिटल रिसीव के सोर्सेज क्या होते हैं? बोरो करना, आप कहीं से बोरो करते हो, कहाँ से बोरो कर सकते हो? ओपन मार्केट से, पब्लिक से बोरो कर सकते हो, आरबीआई से सरकार बोरो कर सकती है, मतलब सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकते हैं, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ले सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले सकते हैं ना। तो ये सारा का सारा सरकार रिसीव करती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है और फंड रेज करती है इससे। दूसरा हो गया, अगर सरकार ने किसी को लोन दिया है, जैसे नेपाल या बांग्लादेश हो गया, उसको हम लोन देते हैं। ठीक है, तो वो जो लोन दे रहे हैं तो उससे जो रिकवरी होती है जब वो वापस करते हैं तो रिकवरी ऑफ लोन भी आपका कैपिटल रिसीप्ट हो गया। ठीक है, तो बोरोइंग के थ्रू यानी लोन लेके और फिर लोन किसी को दिया, उसके पैसे वापस आपके पास रिपेमेंट आ रही है, वो भी आपका कैपिटल रिसीप्ट हो जाएगा। ठीक है, अदर रिसिप्ट क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब एसेट की बात हो गई, यानी आपने अपने एसेट को बेच दिया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार अपने जितने भी सरकारी अंडरटेकिंग जो इंटरप्राइजेस होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको सरकार अगर बेचती है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज द पार्ट, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट ऑफ और द होल ऑफ द शेयर ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो भी पीएसयू कंपनीज होती हैं उनको सरकार अगर बेचती है प्राइवेट फर्म्स को, तो वो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। दे आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसीप्ट एज दे रिड्यूस द एसेट ऑफ एस गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के एसेट घट रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको बेचने से पैसे आ रहे हैं सरकार के पास, तो सरकार के लिए वो क्या है? वो रिसीप्ट ही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट होल्ड्स ओनरशिप इन वेरियस पीएसयूज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सरकार क्या करती है कि उसको बेच तो देती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उसे कुछ शेयर्स अपने पास रखती है। तो अब देखो, when the government sell a part or whole of its share, it leads to transfer of ownership of PSUs to the private enterprises। तो सरकार क्या करती है कि कोई पार्ट या होल ऑफ द शेयर अपने बेचती है ना, या तो वो प्राइवेट फर्म को ट्रांसफर कर देती है। अब बात करें स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग क्या है? ये भी फंड रेज का एक तरीका होता है, जहाँ पे सरकार क्या करती है? पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हमसे लेती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो सब कलेक्ट करती है, किसान विकास पत्र होता है उसके थ्रू सरकार पब्लिक से पैसे लेती है और उनको एक फिक्स्ड अमाउंट का जो है ना इंटरेस्ट वगैरह या कुछ भी आपको बेनिफिट मिल जाए, तो उस तरह का सरकार करती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो हमारे यहाँ और हम आपको इतने साल बाद इतना देंगे पैसे। ठीक है, तो ये सारे स्मॉल सेविंग वगैरह करवाती है सरकार, और उसको इनिशियल की जरूरत पड़ती है, तुरंत जरूरत पड़ती है, सरकार उसको यूज़ कर देती है। और पब्लिक को तो साल भर बाद की इन सब का एक ड्यूरेशन होता है, 6 महीने साल भर की ड्यूरेशन होती है, तो सरकार के पास उतना टाइम मिल जाता है बिजनेस जो भी सरकार काम कर रही है उसको यूज़ करने के लिए। तो सरकार उसको यूज़ करती है, फिर उनको रेवेन्यू जनरेट होती है तो इनको ये वापस करती है। ठीक है, ये हो गया। अब रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट क्या है वो आपको देखना है। रेवेन्यू रिसीप्ट मैंने बोल दी थी कि ये ना क्रिएट लायबिलिटी करती है ना एसेट रिड्यूस करती है। कैपिटल रिसीप्ट क्या हो गया? ये लायबिलिटी क्रिएट करती है और एसेट रिड्यूस करती है। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, यानी ये रेगुलर होते हैं और ये लगातार होते रहने वाले होते हैं। कैपिटल रिसीप्ट रेगुलर होते नहीं है, वो इरेगुलर होते हैं और नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, यानी बार बार नहीं करना वो चीज। उसके बाद देखो इसमें क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या है? देयर इज नो फर्दर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट, यानी आप जो रेवेन्यू रिसीप्ट ले रहे हो तो वो आपको रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सरकार जो टैक्स देती है टैक्सेस आपको रिटर्न थोड़ी करती है, वो कई एडवांस टैक्स आपने पेमेंट कर दी तो सरकार उतना रिफंड कर देती है जो एक्चुअल टैक्स में से काट के। नॉर्मली सरकार जो आपसे लेती है वो आपको वापस नहीं करती है। कैपिटल रिसीप्ट में क्या होता है कि इसमें बोरिंग होती है, जो सरकार कहीं से लोन लेती है तो उसका बोरो करती है, अब बदले में उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है,
तो लेकिन यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट की बात हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है, ले रही है, लोन ले रही है, उसके बाद फिर किसी को मान लो कि सरकार ने लोन दिया, उसके पैसे रिसीव कर रही है, नहीं रीपेमेंट वो कर रहा बंदा, तो वो भी हमारा कैपिटल शिफ्ट के अंदर आ गया। तो रेवेन्यू रिसीप्ट के एग्जाम्पल हो गए टैक्स रेवेन्यू, है ना, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए, और इसमें बोरिंग और डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, ये आप समझ जाओगे। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक से लिया तो ये कैपिटल शिफ्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा हो गया, या इनकम टैक्स रिसीव बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर रिसीव करी तो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, क्योंकि जब टैक्स लगेंगे इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया। ग्रांट रिसीव फ्रॉम बैंक, वर्ल्ड बैंक, तो ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया। और प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और उसके थ्रू सरकार को पैसे मिल रहे हैं तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाएगा, है ना। फिर ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके देखनी है। बजट एक्सपेंडिचर में मैंने बता दिया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही दे दी थी, तो इसको आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो आप सीधे आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके डिफरेंसेस जो है आपको ध्यान से देखना है कि मैंने समझा दिया इसको। बस ये आपका चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको गवर्नमेंट डेफिसिट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तब तक आपको इतना क्लियर कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक ये वाला टॉपिक, है ना। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट के पहले वाला आपको सारा का सारा लर्न करना है। कोई भी इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आके और मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आगे फिर उसका ये टॉपिक करने के बाद जब हम ये वाला करेंगे मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट और इसके सारे टॉपिक्स खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे के चैप्टर्स वगैरह कर लेंगे। 2-3 चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो कर लेंगे। जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से समझना है, दिमाग में बिठाना है, और आप लिखने की प्रैक्टिस करो। आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो उसको आप हिंदी में तैयार करो दिमाग में कि ये इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि अच्छा ये ऐसा होता है वैसा होता है, उसको आप बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो और लिख लो, ठीक है। तो कोई उसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप अच्छे से तैयारी करो, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट लाओ, ठीक है। चलो, गुड बाय।